एपिसोड 146 मुझे मेरी मम्मा चाहिए, अक्षय को मिला क्लू। HII गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। इस वक्त अक्षय बार बार यही सोच रहा था कि आखिर पीहू का किडनैप कर कौन सकता है, क्योंकि जितने भी उसके दुश्मन थे उसने सभी दुश्मनों को लगभग टॉर्चर करके पूछ लिया था, पर किसी ने भी अब तक पीहू के बारे में नहीं बताया था। पर अक्षय ने उनमें से किसी को नहीं छोड़ा था, क्योंकि उसे उन्हें सब पर शक था। वैसे तो अक्षय के कई दुश्मन थे, पर जो दुश्मन उसे पर टारगेट कर सकते थे अक्षय ने उन्हें को पकड़ा था। पर अभी भी उसे कई लोगों पर शक था जो कि पीहू का किडनैप कर सकते थे। कुछ देर तक कुछ सोचने के बाद अक्षय अपनी सीट से खड़ा हुआ और सीधा उसे कमरे से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद वह वापस वसुधा हॉस्पिटल पहुंच गया। अस्पताल पहुंचने के बाद वह सीधा 3rd फ्लोर पर कुहू के वार्ड की तरफ गया। कुहू को इस वक्त नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। अब उसकी कंडीशन पहले से काफी बेहतर थी। वार्ड में जाने के बाद अक्षय ने देखा कुहू आंख बंद करके लेटी हुई थी। अक्षय जाकर उसके बगल में बैठ गया। उसने प्यार से कुहू के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, कुहू। अक्षय की आवाज सुनकर कुहू ने जल्दी से अपनी आंखें खोली और उठकर बैठ गई। उसने अक्षय की तरफ देखकर आंसू भरी आंखों से कहा, मामा मुझसे मिलने क्यों नहीं आ रही? कुहू का सवाल सुनकर अक्षय का हाथ जो उसके सर को सहला रहा था वह रुक गया। अक्षय को समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी बेटी से क्या कहें। इस वक्त कुहू की कंडीशन ऐसी नहीं थी कि अक्षय उसे सब कुछ बता सके। पहले से ही उसके हाथ का ऑपरेशन हुआ था और अक्षय जानता था कि कुहू के लिए पीहू कितनी मैटर करती है। अक्षय ने प्यार से कहा, मैंने कहा ना, जब आप ठीक हो जाएंगे तब आपकी मामा आपसे मिलने आएंगे, क्योंकि आपके मामा आपको ऐसे नहीं दे सकती। अक्षय की बात सुनकर इस बार कुहू ने गुस्से से कहा, मुझे बताइए मामा कहाँ है? वह मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ डैडी, मुझे पता है मामा यहाँ नहीं है वह कहीं तो गई है, जिस वजह से वह मुझसे मिलने नहीं आई, वरना वह इस वक्त मेरे पास होती। मुझे मेरी मामा चाहिए, मतलब चाहिए, कुहू ने जिद्दी बच्चे की तरह चिल्लाते हुए कहा। कुहू को इस तरह से चिल्लाता देखकर अक्षय ने उसे शांत करते हुए कहा, बेबी आप चिल्लाई मत, आपकी सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। अक्षय की बात सुनकर कुहू ने कहा, तो बताइए मेरी मामा कहाँ है? क्योंकि इस वक्त मुझे सिर्फ वह चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं चाहिए, और अगर वह मेरे पास नहीं आए तो मैं इसी तरह से चिल्लाऊंगी, चाहे यह मेरी सेहत के लिए ठीक हो या फिर खराब। कुहू की बात सुनकर अक्षय को समझ नहीं आ रहा था कि वह उसे क्या कहें। वह इस वक्त उसे सच भी नहीं बता सकता था, और वह इतना भी जानता था कि उसकी बेटी सब जाने बिना मानने वालों में से नहीं है। इसलिए अक्षय ने प्यार से उसके गाल पर हाथ फेरते हुए कहा, आपकी मामा को शूटिंग पर जाना बहुत इम्पोर्टेंट था, जिस वजह से वह इस वक्त सिंगापुर गई हुई है। अक्षय की बात सुनकर तू चुप हो गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी तबीयत खराब होने के बाद भी उसकी मामा इस तरह से शूटिंग पर चली गई, क्योंकि अगर उसे थोड़ा सा कर दिया जुकाम भी हो जाए तो भी पीहू शूटिंग कैंसिल कर देती थी। इसलिए कुहू ने गुस्से से कहा, आप मुझे उल्लू मत बनाइए, मुझे पता है मामा इस तरह से मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। अक्षय ने प्यार से कहा, मैंने आपकी मामा को आपकी कंडीशन के बारे में बताया ही नहीं, क्योंकि जिस दिन आपके साथ यह सब हुआ था उसी दिन आपकी माँ सिंगापुर के लिए निकल गई थी। उन्हें आपके बारे में पता नहीं है, जिस वजह से वह वापस नहीं आए। मुझे डर था कि कहीं वह आपकी हालत देखकर खुद की तबीयत ना बिगाड़ ली, जिस वजह से मैंने उन्हें आपके बारे में नहीं बताया। कुहू जो कि अब तक थोड़े गुस्से में लग रही थी, अक्षय की बात सुनकर शांत हो गई। उसने शांति से कहा, ठीक है, आप मामा को बताइए भी मत जब तक मेरी तबीयत ठीक नहीं हो जाती। कुहू की बात सुनकर अक्षय ने चैन की सांस लेते हुए खुद से कहा, थैंक गॉड वक्त पर मैंने यह सब कह दिया। अक्षय ने प्यार से कुहू को गले लगाते हुए कहा, आप खुद का ध्यान रखिए, आपकी मामा कुछ दिनों में वापस आ जाएंगे, तब तक आपको ठीक होना होगा ताकि आपकी मामा को आपकी कंडीशन के बारे में कुछ भी पता ना चल सके।
कुछ देर बाद अक्षय ने कुहू को लिटा दिया और खुद वार्ड से बाहर निकल गया। उसने खुद से कहा, मुझे जितनी जल्दी हो सके पीहू का पता लगाना ही होगा, क्योंकि इस बार तो मैं कुहू को संभाल लिया, पर अगली बार वह मेरी बात पर यकीन नहीं करेगी। और इस वक्त पीहू किस हालत में है इस बारे में भी मुझे कुछ नहीं पता। अक्षय ने अपना मोबाइल निकालकर किसी को कॉल करते हुए कहा, आधे घंटे के अंदर अंदर तुम जल्दी से वसुधा अस्पताल पहुँचे, मुझे तुमसे बहुत इम्पोर्टेंट काम है। इतना कहकर अक्षय ने कॉल कट कर दिया। करीब आधे घंटे के बाद अक्षय के साथ 5-6 लोग सीसीटीवी रूम में मौजूद थे। एक लड़का जिसकी उम्र 25 से 30 साल के आसपास होगी, वह सीसीटीवी चेक कर रहा था। अक्षय ने उसे लड़के की तरफ देखते हुए कहा, चार्ली, मुझे परसों सुबह से लेकर रात तक की कोई भी सीसीटीवी फुटेज निकाल कर दो, क्योंकि अब मेरे पास सिर्फ वही एक रास्ता है, अपनी बीवी को ढूंढने का। अक्षय की बात सुनकर चार्ली ने अक्षय की तरफ देखते हुए कहा, सर मैं पूरी कोशिश करूंगा, पर मैं गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि लगभग सारे पुराने कैमरे बदल दिए गए हैं। हो सकता है कि उनके हाथों से एक का आधा कैमरा छूट गया हो। मैं कोशिश करूंगा कि वह कैमरा मुझे मिल सके। कुछ देर तक कीबोर्ड पर उंगलियां चलाने के बाद चार्ली ने अचानक से कहा, सर एक पुराना कैमरा मिला है जो कि उसे वार्ड का है जिस वार्ड में मैडम रुकी हुई थी। चार्ली की बात सुनकर अक्षय की आंखों में एक उम्मीद नजर आने लगी। 2 दिनों से उसे एक भी क्लू नहीं मिला था पीहू को ढूंढने का, पर आज उसे एक छोटी सी ही सही पर उम्मीद मिली थी। कुछ देर तक कीबोर्ड पर कुछ करने के बाद चार्ली ने सीसीटीवी फुटेज दिखाते हुए कहा, सर यह देखिए। फुटेज में पीहू परेशान नजर आ रही थी। यह फुटेज तब की थी जब वंश ने पीहू को कॉल किया था। इस वक्त पीहू ने मोबाइल नीचे फेंका हुआ था और वह अपनी जगह पर खड़ी होकर थरथर कांप रही थी। वह कुछ धीरे धीरे बड़बड़ा रही थी, पर उसकी आवाज सीसीटीवी से सुनाई नहीं दे रही थी। अक्षय ध्यान से पीहू को देख रहा था। उसने आज से पहले पीहू को इतना डरते हुए कभी नहीं देखा था। पीहू बार बार फोन की तरफ देखकर डर रही थी। यह देखकर अक्षय ने खुद से कहा, आखिर किसका कॉल आया था जिस वजह से पीहू इतना ज्यादा डर गई कि वह ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। अक्षय को अब शक हो रहा था कि जरूर पीहू के किसी पुराने दुश्मन नहीं उसे किडनैप किया है, क्योंकि अक्षय ने अपने सभी पुराने दुश्मनों से पता लगवा लिया था, पर उनमें से किसी का भी हाथ पीहू की किडनैपिंग के पीछे नहीं था। अक्षय का सबसे पहले शक माया और विशाल पर गया। अक्षय ने गुस्से से खुद से कहा, अगर इस बार इन दोनों ने कुछ किया है तो इन दोनों की मौत मेरे हाथों लिखी है। तभी अक्षय का ध्यान सीसीटीवी फुटेज में पीहू की तरफ गया। पीहू को पैनिक करता देखकर अक्षय ने खुद से कहा, इसकी तबीयत इतनी खराब हो गई थी और इस बारे में मुझे पता भी नहीं। तभी उसे वार्ड का दरवाजा खुला और मनोहर जी अंदर आए। मनोहर जी ने पीहू को सीने से लगाकर शांत करने की कोशिश की, पर पीहू उनसे डरते डरते कुछ कह रही थी, जिस वजह से मनोहर जी उसे शांत करते हुए उसे कुछ समझने की कोशिश कर रहे थे। अक्षय और बाकी सब ठीक से यह सब कुछ देख रहे थे। अक्षय ने खुद से कहा, मतलब सिर्फ दादाजी को पता है, उसे बारे में मुझे दादरी से ही पूछना होगा। कुछ देर बाद पीहू बेहोश हो गई। यह सब देखकर अक्षय ने खुद से कहा, आखिर इतना सब कुछ होने के बाद भी बीवी ने मुझे कुछ भी क्यों नहीं बताया था। अक्षय को इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। कुछ देर बाद सीसीटीवी फुटेज खत्म हो गई। चार्ली ने अक्षय की तरफ देखते हुए कहा, सर बस इतनी ही फुटेज मिली है, बाकी सभी नई फुटेज है जिनमें किसी में भी हमें मैडम दिखाई नहीं दी। अक्षय ने चार्ली की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारा काम हो गया चार्ली, नो यू हैव टू गो। चार्ली ने अपना सर हिलाया और वहां से चला गया। अक्षय ने अपना फोन निकालकर मनोहर जी को फोन किया। मनोहर जी इस वक्त अपने कांटेक्ट का उसे करके पीयू का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। जब उन्होंने अक्षय का फोन आता देखा तब उन्होंने जल्दी से फोन उठाते हुए कहा, क्या हुआ अक्षय, पीहू के बारे में कुछ पता चला? अक्षय ने गंभीर आवाज में कहा, दादाजी मुझे आपसे अभी के अभी मिलना है। अक्षय की आवाज में कठोरता महसूस करके मनोहर जी ने कहा, ठीक है। अक्षय ने कहा, मैं अभी सिंघानिया हाउस आ रहा हूँ। मनोहर जी ने ठीक है कहा
और फोन कट कर दिया। मनोहर जी के साथ इस वक्त माया और रेखा दोनों बैठी हुई थी। उनका बेटा अशोक इस वक्त घर पर मौजूद नहीं था। यह सुनकर कि पीहू गायब है, माया तो खुशी के मारे पागल ही हो गई थी। वही रेखा की भी हालत ऐसी ही थी। रेखा ही काफी खुश नजर आ रही थी। आखिर पीहू से उन्हें पहले से ही दुश्मनी थी और अब यह जानकर कि पीहू का पता नहीं लग रहा, दोनों माँ बेटी की तो जैसे मन मांगे मुराद पूरी हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ लंदन में इस वक्त शाम हो चुकी थी। पीहू अभी भी बेड़ियों से बंधी हुई थी। उसे काफी देर से वॉशरूम आई हुई थी, पर उसकी बात सुनने के लिए यहाँ पर कोई मौजूद नहीं था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी कमरे का दरवाजा खुला और वंश अंदर आया। वंश ने पीहू को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ ब्यूटीफुल? पीहू ने वंश की तरफ देखकर नफरत भरी आवाज में कहा, खोलो मुझे, मुझे वॉशरूम जाना है। पीहू की बात सुनकर वंश हंसते हुए उसके पास आया। वंश ने धीरे से उसकी बेड़ियां खोली। पीहू ने खड़े होने की कोशिश की, पर दिन रात बंद रहने के कारण उसके पास नाम हो गए थे। फिर भी वह जैसे तैसे चलकर बाथरूम में चली गई। बाथरूम में जाने के बाद पीहू ने शावर ऑन किया और शॉवर के नीचे बैठकर यहाँ से भगाने के बारे में सोचने लगी। इस वक्त उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे अपनी बेटी के पास जाना था। उसे कुहू की चिंता हो रही थी, क्योंकि अब तक कुहू का ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है या नहीं यह भी उसे पता नहीं था। उसने रोते हुए कहा, मैं क्या करूं भगवान जी, मुझे मेरी बच्ची मेरे अक्षु के पास जाना है, प्लीज मेरी मदद कीजिए। वहीं वंश ने जब देखा कि पीहू इतनी देर बाद भी बाथरूम से बाहर नहीं आई, तब उसने बाथरूम के दरवाजे पर हाथ से मारते हुए कहा, ब्यूटीफुल बाहर आ जाओ, वरना मैं भी अंदर आ सकता हूँ। मेरे पास बाथरूम की चाबियां हैं, तुमसे जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ। इसका फायदा मत उठाओ, चुपचाप से मेरी बात मान लिया करो। वंश की बात सुनकर पीहू जल्दी से अपनी जगह से खड़ी हुई। उसके सारे कपड़े भीग चुके थे। उसने अपनी आवाज को कंट्रोल करते हुए कहा, मुझे कपड़े चाहिए। पीहू की बात सुनकर अक्षय ने कबाड़ से कुछ कपड़े निकालकर दरवाजे के पास आते हुए कहा, मैं कपड़े निकाल कर रख दिए हैं, यह लोग। पीहू ने कुछ सोचा और फिर कहा, तुम दरवाजे के पास रख लो, मैं अगर ले लूंगी। वंश ने हंसते हुए कहा, मैं कुछ नहीं करूंगा ब्यूटीफुल, अगर कुछ करना होता तो चुपके करने की जरूरत क्या है। इस वक्त कहाँ पर तुम और मैं, हम दोनों ही हैं, पर मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करूंगा। वंश की बात पर पीहू ने कुछ नहीं कहा। वंश ने कपड़े बाथरूम के बाहर रखे और खुद रूम से बाहर चला गया। पीहू ने कपड़े ले लिया और कपड़े चेंज करके कमरे में आ गई। वंश कमरे में कहीं नजर नहीं आ रहा था। पीहू ने खुद से कहा, मुझे किसी भी कीमत पर यहाँ से निकलना ही होगा, क्योंकि यह साइको कभी भी कुछ भी कर सकता है। भले ही अभी यह शांत है, पर किसी वक्त इसके अंदर का शैतान बाहर आ जाए, इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता। एपिसोड 147। मनोहर जी ने बताया वंश के बारे में अक्षय का गुस्सा। HII गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। अक्षय सीधा सिंघानिया हाउस के लिए निकल गया था। वही सिंघानिया हाउस के लिविंग रूम में इस वक्त माया, रेखा, मनोहर जी बैठे हुए थे। माया और रेखा तो काफी खुश नजर आ रहे थे। जब से दोनों को पता चला था कि पीहू की कोई खबर नहीं है दोनों माँ बेटी तो खुशियां ही मना रही थी, साथ में यह भी दुआ कर रही थी कि पीहू के बारे में कभी पता ही ना चले। आखिर कुछ ही दिनों में पीहू पूरे 21 साल की होने वाली थी, जिसके बाद सारी प्रॉपर्टी की मालकिन वह बन जाएगी। पर अब जब पीहू के बारे में कुछ भी पता नहीं था, तो काफी ज्यादा चांस थे कि मनोहर जी अपनी प्रॉपर्टी माया के नाम कर दी। आखिर पीहू के बाद उनकी इकलौती बारिश माया ही है। माया और रेखा मन ही मन यह सब सो ही रहे थे। वहीं मनोहर जी इस बात से परेशान थे कि कहीं अक्षय को वंश के बारे में कुछ पता ना चल गया हो। उन्हें इस बात का भी डर था कि कहानी अक्षय पीहू को गलत ना समझने लगे, क्योंकि जो कुछ भी पास्ट में वंश और पीहू के बीच में हुआ था, उसे वजह से मनोहर जी आज भी डरते थे कि कहीं कोई उनकी पोती पर उंगली ना उठाए।
करीब 1 घंटे ड्राइव करने के बाद अक्षय सिंघानिया हाउस पहुंच गया। उसके पीछे ही बॉडीगार्ड की गाड़ियां थी, पर वह अपनी गाड़ी में अकेला था। अक्षय तेजी से गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर निकाला। इस वक्त उसके चेहरे पर गुस्सा नजर आ रहा था। अक्षय सीधा लिविंग रूम में आ गया। सबसे पहले उसका ध्यान माया और रेखा पर गया, जो कि खुश नजर आ रही थी। अक्षय सीधा दोनों के सामने की जाकर खड़ा हो गया। अक्षय को अपने सामने देखकर माया और रेखा के चेहरे पर डर नजर आने लगा। उन्हें आज भी याद था कि कैसे अक्षय ने दोनों माँ बेटी को घर की नौकरानी की तरह काम करने पर मजबूर कर दिया था। तब से दोनों अक्षय से काफी डरती थी। वहीं मनोहर जी हैरानी से अक्षय की तरफ देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अक्षय उनसे बात करने की जगह सीधा माया और रेखा की तरफ क्यों चला गया, पर उन्होंने अक्षय से कुछ नहीं कहा। अक्षय ने गुस्से से एक एक शब्द पर जोर देते हुए माया को घूरते हुए कहा, मुझे सच सच बताओ, क्या पीहू को गायब करने के पीछे तुम्हारा कोई हाथ है? मुझे सिर्फ हाँ या ना में जवाब चाहिए। अगर तुम्हारे मुंह से झूठ निकला तो अगले ही पल तुम दुनिया से गायब समझो। अक्षय की धमकी सुनकर माया, जो पहले से ही उसे देखकर डरी हुई थी, वह अपनी जगह पर थरथर कांपने लगी। डर के मारे उसके मुंह से कुछ निकल नहीं रहा था। उसने कस के अपनी मां का हाथ पकड़ लिया। रेखा की भी हालत माया से अलग नहीं थी। दोनों मां बेटी डरते डरते अक्षय को देख रही थी। वहीं उन दोनों को डरता देखकर अक्षय ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, मैंने कुछ पूछा, मुझे जवाब चाहिए। अक्षय की बात का दोनों में से कोई जवाब देती उससे पहले ही पीछे से मनोहर जी ने कहा, अक्षय, उन दोनों का कोई हाथ नहीं है। मैं भी पहले उन दोनों से पूछताछ कर ली है, यहाँ तक कि मैं इनकी कांटेक्ट डिटेल्स भी निकली है। दोनों पिछले 1 हफ्ते से घर पर ही है। क्योंकि शूटिंग बंद थी, इसलिए इन दोनों पर शक करने से कोई फायदा नहीं। दोनों ने कुछ नहीं किया। मनोहर जी की बात सुनकर अक्षय ने पलटकर उनकी तरफ देखा। अक्षय की आंखों की कोल्डनेस अभी भी काम नहीं हुई थी। अक्षय ने मनोहर जी को घूरते हुए कहा, मैं आपकी बात पर विश्वास कर रहा हूँ, पर अगर इन दोनों का हाथ उसमें निकला तो फिर मैं आपको भी नहीं छोड़ूंगा। मनोहर जी ने अक्षय की तरफ देखा पर कुछ नहीं कहा। उन्हें खुशी थी कि अक्षय अपनी बीवी से इतना प्यार करता है कि उसके लिए उसके दादाजी को भी कुछ करने से पहले सोचेगा नहीं। मनोहर जी ने कहा, तुम्हें मुझसे कुछ बात करनी थी। अक्षय ने एक नज़र माया और रेखा को घूरते हुए कहा, मुझे लगता है कि अनवांटेड लोगों को यहाँ से निकल जाना चाहिए। अक्षय की बात सुनकर दोनों माँ बेटी वहां से ऐसे भाग जैसे उन्हें जीवन दान मिल गया हो। वैसे भी अक्षय से अब दोनों काफी डरती थी। उन दोनों के जाते ही अक्षय ने मनोहर जी की तरफ देखकर सख्त लहजे में कहा, मैं जो कुछ भी आपसे पूछ लूंगा, मुझे उसका सच सच जवाब दीजिए। अक्षय की बात सुनकर मनोहर जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ बोलो अब सही। मनोहर जी और अक्षय इस वक्त सोफे पर बैठे हुए थे। अक्षय ने अपने पाँव पर एक पाँव रखा हुआ था। उसने मनोहर जी की तरफ देखते हुए कहा, मुझे बताइए, क्या पीहू का ऐसा कोई दुश्मन था हमारी शादी से पहले जो उसे नुकसान पहुंचाना चाहता हूं? क्योंकि मैं अपने सभी दुश्मनों को लगभग कैद करके उन्हें टॉर्चर करके सब कुछ उगलवा लिया है। उनमें से किसी का भी हाथ भी पीहू के किडनैपिंग के पीछे नहीं है और मुझे अभी तक एक भी सबूत नहीं मिला है। अक्षय की बात सुनकर मनोहर जी सच में पड़ गए। सबसे पहले उनके दिमाग में वंश का ख्याल आया, पर उन्होंने अक्षय से उसके बारे में बात नहीं की। वहीं मनोहर जी को चुप देखकर अक्षय ने उन्हें घूरते हुए कहा, क्या कुछ ऐसी बात है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं? दादाजी, अक्षय की बात सुनकर मनोहर जी ने नकली हंसी के साथ कहा, ऐसी कौन सी बात मैं तुमसे छुपाऊंगा अक्षय? मनोहर जी की बात सुनकर अक्षय ने शांति भरी आवाज में कहा, क्या आप मुझे कुछ भी नहीं पा रहे दादाजी? अक्षय की बात सुनकर मनोहर जी ने फिर से गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ अक्षय, मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपा रहा। इस बार अक्षय ने चिल्लाते हुए कहा, मुझे बताइए कि अस्पताल में पीहू पैनिक क्यों कर रही थी और इस बारे में मुझे खबर क्यों नहीं है? हस्बैंड हूँ मैं उसका। अक्षय की बात सुनकर मनोहर जी के मुंह से कुछ निकल नहीं रहा था। वह यही बात आप सही से छुपाने की कोशिश कर रहे थे, पर अब जब अक्षय ने खुद उनसे यह सवाल कर लिया था तो वह चाह कर भी झूठ नहीं बोल सकते थे।
उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा अक्षय। वह उन्होंने इतना कहा ही था कि अक्षय ने उन्हें हाथ दिखाते हुए कहा मैं जो पूछ रहा हूँ मुझे उसका सिर्फ सच सच जवाब दीजिए। मुझे आपसे कोई एक्सप्लेन नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ इतना बताइए कि किसका कॉल आया था पीहू को जो वह पैनिक कर रही थी। अक्षय की बात सुनकर मनोहर जी ने कस के अपनी आंखें बंद करते हुए कहा वंश राठौर। मनोहर जी के मुंह से वंश का नाम सुनकर अक्षय ने हैरानी से उनकी तरफ देखते हुए कहा वंश राठौर ने पीहू को क्यों कॉल किया था? उसे तो मैं खुद अपने साथ लेकर आया था और मेरे मिलने से पहले वह पीहू को जानता भी नहीं था, तो वह कैसे पीहू को कॉल कर सकता है और उसके कॉल करने से पीहू पैनिक कैसे करने लगी? अक्षय की बात सुनकर मनोहर जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा वंश राठौर पीहू को पिछले 5 सालों से जानता है। मनोहर जी ने जैसे ही यह कहा अक्षय ने हैरानी से कहा मतलब दोनों साथ में पढ़ते थे? अक्षय की बात पर मनोहर जी ने अपना कर हिलाते हुए कहा वंश राठौर पीहू से 3-4 सीनियर था। 5 साल पहले पीहू जब फर्स्ट ईयर में गई थी, यह तब की बात है। फ्लैशबैक 5 साल पहले 17 साल की पीहू पहली बार फर्स्ट ईयर की क्लास अटेंड करने के लिए कॉलेज आई थी। पीहू ने आज सिंपल सी व्हाइट शर्ट और ब्लैक कलर का जीन्स पहना हुआ था। सिंपल लुक में वह काफी क्यूट लग रही थी। उसके चेहरे पर मासूमियत नजर आ रही थी। वह काफी खुश थी कि पहली बार वह कॉलेज में आई है। एक्सेल कॉलेज मुंबई। अपने स्कॉलरशिप के दम पर पीहू इस कॉलेज में एडमिशन ले पाई थी। उसे अपने पैसों से एडमिशन नहीं लेना था। मनोहर जी भी यह बात अच्छे से जानते थे कि उनकी पोती काफी होशियार है, इसलिए उन्हें कोई चिंता नहीं थी। पीहू गाड़ी से ही कॉलेज आई थी, पर उसने गाड़ी गेट के बाहर ही रुकवा दी थी ताकि किसी को उसकी असली आइडेंटिटी के बारे में पता ना चले। अभी वह कॉरिडोर से गुजर ही रही थी कि तभी एक लड़के से उसकी टक्कर हो गई। टक्कर होने के कारण उसे लड़के के हाथ में पड़ा हुआ फुटबॉल नीचे गिर गया। उसे लड़के ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा अंधी हो क्या? उसे लड़के के चिल्लाने की आवाज सुनकर मासूम पीहू डर गई। वह लड़का जो नीचे झुककर अपनी फुटबॉल उठा रहा था। जैसे ही उसने अपना चेहरा ऊपर उठकर पीहू के डरे हुए चेहरे की तरफ देखा, उसकी नजरें पीहू के चेहरे पर ही थम गई। पीहू का डर के कारण गुलाबी पड़ा हुआ चेहरा उसे और ज्यादा खूबसूरत लुक दे रहा था। ऊपर से उसकी वह खूबसूरत आंखें जिम हल्के हल्के आंसू आ गए थे। इस वक्त वह कोई छोटी सी बच्ची लग रही थी जिसे किसी ने डांट दिया हो। पीहू ने उसे लड़के की तरफ देखा। 6 फीट लंबा हैंडसम सा लड़का, मस्कुलर बॉडी, दिखने में बिल्कुल हीरो की तरह, पर इस वक्त पीहू को उसे लड़के से डर लग रहा था क्योंकि पीहू पर कोई चिल्लाता नहीं था। वह घर में किसी राजकुमारी की तरह रहती थी। भले ही माया और रेखा उसे नफरत करती थी, पर मनोहर जी के होते हुए उसे कोई तकलीफ नहीं होती थी। उसे लड़के के मुंह से धीरे से निकला है ब्यूटीफुल डोंटी क्राई, मैं तुम पर नहीं चिल्लाऊंगा। पीहू ने उसे लड़के की तरफ देखकर मासूमियत से कहा हमने जानबूझकर धक्का नहीं की दिया सच्ची। पीहू की प्यारी सी आवाज सुनकर उसने अपना चेहरा ऊपर उठकर मुस्कुराते हुए कहा वैसे तुम्हारा नाम क्या है ब्यूटीफुल? पीहू ने अपना हाथ आगे बढ़ते हुए कहा हमारा नाम पीहू है, हम फर्स्ट ईयर में आज पहली बार आए हैं। उसे लड़के ने पीहू के नाजुक से हाथों को अपने हाथ में पकड़कर मुस्कुराते हुए कहा और मेरा नाम वंश राठौर, इस कॉलेज का मोस्ट वांटेड बॉय। वंश की बात सुनकर पीहू उसकी तरफ देखने लगी। वही वंश तो पीहू के खूबसूरत चेहरे को ही देख रहा था। फ्लैशबैक एंड। मनोहर जी ने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा वह पहला दिन था जब पीहू वंश से मिली थी और उसे दिन के बाद मेरी बच्ची की जिंदगी खराब हो गई थी। पहले ही दिन पीहू को देखते ही वह वंश राठौर का जुनून बन गई थी। वंश पीहू को डरा धमका कर हमेशा टॉर्चर करता था। पीहू भी मुझे कुछ नहीं बताती क्योंकि पहले से ही माया और रेखा उसे डरा कर रखती थी। पीहू ऐसे में काफी डर डर कर रहने लगी थी। मैं भी अपने बिजनेस के सिलसिले में ज्यादातर बाहर रहता था, जिस वजह से मेरा भी ध्यान उसे पर नहीं गया और मेरे अलावा तो किसी को मेरी बच्ची की चिंता थी कि नहीं।
मनोहर जी की बात सुनकर अक्षय ने गुस्से से कहा, तो इसका मतलब पीहू की किडनैपिंग के पीछे वंश राठौर है। अक्षय की बात सुनकर मनोहर जी ने कुछ सोचते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि इस बार वह है, क्योंकि पिछले 5 सालों से उसने कुछ नहीं किया। उसके फादर मिस्टर राठौर से मैं बात कर ली है। मिस्टर राठौर ने मुझे कहा है कि वंश कुछ नहीं करेगा। मिस्टर राठौर के कहने पर ही वंश पिछले 5 सालों से पीहू से दूर था। मनोहर जी की बात सुनकर अक्षय ने उन्हें गुस्से से घूरते हुए कहा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? 5 सालों बाद अब जब वह इंडिया आया है और इंडिया आने के बाद उसने मेरी बेटी को ब्लड दिया, इनफैक्ट उसने पीहू को कॉल भी किया, तो उसका मकसद क्या हो सकता है? उसका यही मकसद था कि वह पीहू को यहाँ से किडनैप करके अपने साथ लेकर जाए। 5 सालों तक वह शांत इसलिए था क्योंकि उसके पास पावर पैसा कुछ नहीं था, पर पिछले साल ही उसने राठौर कॉरपोरेशन को टेकओवर कर लिया है और उसके लंदन में खुद के कई बिजनेस है। अब वह खुद एक इंडिपेंडेंस बिजनेसमैन है। उसे अपने फादर की परमिशन की कोई जरूरत नहीं है। अक्षय की बात सुनकर मनोहर जी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, हो भी सकता है कि पीयू की किडनैपिंग के पीछे वह, पर हमारे पास अभी कोई सबूत नहीं है। अक्षय ने मनोहर जी की तरफ देखते हुए कहा, अक्षय मल्होत्रा को किसी सबूत की जरूरत नहीं है। अगर मेरी बीवी की किडनैपिंग के पीछे उसे वंश राठौर का हाथ है तो अक्षय मल्होत्रा उसे नर्क के दर्शन कराएगी। इसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। कहते हुए अक्षय की आंखों में एक अलग ही जुनून नजर आ रहा था।